नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में आपके अपने चैनल एनपीसी एजुकेशन हब पर। आप देख रहे हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के लगातार वीडियो रिलीज़ हो रहे हैं और इससे पहले जो वीडियो आया है वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आया है। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को लाए हैं जो पेपर में आपके आ सकते हैं 27 फेब को। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आप मेरे पीछे शायद देख पा रहे हैं आसानी से कि यहाँ पर मैंने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर के आए हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर मैराथन होने वाली है। आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस ऐसे डिवाइडेड था कि 3 चैप्टर जो हैं, 3 चैप्टर वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे, 2 इनऑर्गेनिक के और 5 ऑर्गेनिक के। तो ये जो 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं प्लस यहाँ दो चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं, इनको कंप्लीट लेकर के आपके सामने आए हैं इसी सिंगल वीडियो में। तो ऑर्गेनिक के लिए एक वीडियो आपका हो गया है और अब ये वीडियो होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को लेकर के। ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो भरोसा रखें, इस वीडियो में जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उससे बाहर वैरायटी आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। एक सेकेंड में माइक थोड़ा सा अरेंज कर लूं। तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक से मिलेंगे वो सारा यहाँ पर कैटेगरी ली गई है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं बिना आपका समय खराब किए हुए, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, इंपॉर्टेंट है और हाँ समय हमारे पास कम है या नहीं है। यहां बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर से है। कह रहे हैं 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 200 ml और मोलारिटी। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। मोलारिटी का सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए। मोलारिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगाने की क्या शर्त थी कि सर वो लीटर में होना चाहिए, अगर ml में लगाऊंगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया कि मोलारिटी मुझे निकालनी थी, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोल निकालने के लिए मैंने गिवन मास लिख लिया ऊपर नीचे, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। गिवन मास कितना है 5.85। मोलर मास जब आप निकालेंगे सोडियम क्लोराइड का NaCl का तो क्या हो जाएगा, Na का 23 है और Cl का 35.5, ये निकल के आएगा 58.5। तो हमने इसकी जगह पे क्या रख लिया, नीचे 58.5, ये 5 है। ठीक, अपॉन में वॉल्यूम हमें ml में दे रखा है, इसको हम जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। गेटिंग, अगर मैं ml लगा देता तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5.85 अपॉन 58.5 मल्टीप्लाई 0.2, यहां से जब हम हटाएंगे तो यहां से 2 ये हट गए और दिस वन जा हो जाएगा और 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5 m। तो मोलारिटी कितनी आ गई सर, 0.5 m आ गई। मुझे लगता है कि ये कलर विजिबल होगा। इन केस अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं पेन चेंज कर सकता हूं या कर लेता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, सिंपल मोलारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत स्पीड में ये वीडियो लगाएंगे ताकि कम समय में बात हो सके। 96% सल्फ्यूरिक एसिड वो हैज रिलेटिव डेंसिटी 1.84, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। अगर मोलारिटी आप निकाल लो तो नॉर्मेलिटी आसानी से निकलती है। कैसे, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू छोटा n मल्टीप्लाई बाय मोलारिटी। अब ये छोटा n क्या है, ये एसिड के लिए होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव और बेस के लिए क्या होता है बच्चों, बेस के लिए होता है नंबर ऑफ OH निगेटिव। बड़ा सिंपल सा है, देखो कैसे लगाते हैं इसको, जरा देख लीजिए आप मेरे साथ। मुझे लगता है कि यहां पर आपको ठीक से विजिबल होगा। आगे हम चल रहे हैं जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसी परसेंटेज वाली चीज दे रखी है आप क्या मान लो कि भाई टोटल सॉल्यूशन कितना है। टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो कितना 100 ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम में से 96 ग्राम क्या है आपके पास, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड है। ये मतलब हुआ वेट बाय वेट का, यानी टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा तो वेट कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का, 96 ग्राम। अब बात करते हैं हमें दे रखी है एक फॉर्मूला आती है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि भैया मोलैरिटी निकालने के लिए वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम है नहीं, तो वो तरीका यहां से निकलेगा। अब डेंसिटी 1.84 दे रखी है और हमें जो मास दे रखा है वो कितना मान लिया है हमने 100। वॉल्यूम निकालना था तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया 100 बाय 1.84। 1.84 यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, ये देख लिया हमने वॉल्यूम। अब बात करते हैं सीधे सीधे चल करके किस पर, मोलारिटी पर। मोलारिटी कहता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी पीछे देखा था हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा ध्यान दूं तो मेरे पास मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मोलर मास होना चाहिए, मास अपॉन मोलर मास, नीचे वॉल्यूम होना चाहिए। मास सल्फ्यूरिक एसिड
देखिए सॉल्यूट का लगाना है, सॉल्यूट क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। मुझे पता नहीं था, मैंने 96 ग्राम ले रखा है तो 96 ग्राम ऊपर आ गया। मोलर मास की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 की बात करें, निकाल लीजिए, हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का 32 हो गया और ऑक्सीजन का 16 चौका 64 हो गया है। और ये कितना हो गया, 4 2 6 2 8 हो जाता है और 6 3 9, 98 ग्राम हो गया मोलर मास। तो 98 ग्राम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है, वॉल्यूम आपने अभी निकाली थी 100 बाय 1.84। इसको रीअरेंज करने पे पता चला 96 बाय 98 इंटू 100 और ऊपर पहुंच जाएगा ये 1.84, ये चीज ऊपर आ जाएगी। मुझे लगता है इतना आपको मालूम है। यहां से हटाएंगे तो जो जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। इस कैलकुलेशन को सर मैं नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं केमिस्ट्री आपको बता रहा हूं, मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूं। अगर केमिस्ट्री आपको आ जाती है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप हर जगह कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, मैथ में भी करिए, फिजिक्स में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल करते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं ये बता सकूं। फिलहाल यहां से जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, मोलारिटी। जो भी मोलारिटी आएगी उसको यहां डाल दीजिएगा। एन की जगह क्या डालोगे, सल्फ्यूरिक एसिड से 2H मिल सकते हैं, तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखेंगे, मैं पेन चेंज करके बात कर सकता हूं आपके साथ। यहां पर नॉर्मेलिटी के लिए लिखेंगे n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई m। तो जो m यहां से आया होगा वो आप यहां डाल दीजिए, आपको नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। मैंने केमिस्ट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बता दिया। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन इन न्यूमेरिकल अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं, हालांकि पेपर में कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन मान लीजिए मुझे आ ही नहीं रहा, मैं कैसे करूं, तो बच्चे फॉर्मूला जरूर लिख करके आए। फॉर्मूला लिखने पर स्टेप वाइज मार्किंग में आपको नंबर मिलते हैं, भले ही आपका आंसर सही आया हो नहीं आया हो। फॉर्मूला जरूर लिख के जहां तक भी सॉल्व हो रहा है करके आइए, बिल्कुल एंड तक। हमारा काम करना है, नंबर को सोचना नहीं है। आगे चलेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, इन अ बेंजीन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बेंजीन का है, आयोडीन डिसॉल्व की गई है, तो आयोडीन क्या हो गया है, सॉल्यूट, जिसको मिलाते हैं सॉल्यूट, जिसमें मिलाते हैं सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन द सॉल्यूशन 0.25। अब इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट तो डील होगा नहीं मोलैलिटी निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, एक मिनट रुकेंगे जरा, एक मिनट जी। कभी नहीं किया है। आई होप अब आवाज आ रही है, थोड़ा सा काम बीच में आ गया था, उसको हमने देख लिया। तो अब हमारे पास क्या है, इसको देख रहे हैं जरा, क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम बता रहे थे। सॉल्यूट हमारे पास क्या है बेटा, ये है आयोडीन, ठीक है। सॉल्यूट क्या है, आयोडीन। तो इसका फॉर्मूला रहता है m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, किसका है, बेंजीन का, और अपॉन में क्या लगाएंगे 1000 प्लस मोलर मास, सॉरी मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ बेंजीन। ये जो छोटा m लिखा है ये क्या लिखा है भाई, मोलैलिटी लिखा है, मोलैलिटी जो निकालनी थी, और ये मोलर मास है बेंजीन का, ये 1000 हो गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं कितने, 0.25 इक्वल्स टू, मोलैलिटी मुझे निकालनी थी, मोलर मास ऑफ बेंजीन में निकाल सकता हूं C6H6, ठीक है। तो एक कार्बन का कितना है 12, तो 6 का कितना होगा 12 छंग 72, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 6 सॉरी 78 यहां पर हो जाएगा। आई होप ये ठीक चल रहा है। तो 78 पुट कर दिया, यहां पर 1000 पुट कर दिया, प्लस मोलैलिटी मल्टीप्लाई 78। अब ये थी केमिस्ट्री। बाकी अब यहां क्या बचा हुआ है, आपको रीअरेंज करके इस m की वैल्यू निकाल के लानी है। कोई भी बच्चा इस m को, पूरी बात को ऐसे कट मत कर देना भाई, प्लस में है साइन, समझ रहे हैं। अगर यहाँ ये चीज नहीं होती तो कट हो जाता, पर ये प्लस में इसके साथ फंक्शन लग रहा है तो ये कट नहीं होगा। इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे मोलैलिटी निकल आएगा। ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा हो गया। आगे चलें, बोलिए भाई, आगे चल रहे हैं हम। आप कैसे बोलोगे, दिक्कत तो यही है
कह रहे हैं कि 214.2 यानी कि 214.2 ग्राम सिरप ऑफ शुगर, 34.2 ग्राम शुगर। ये कोई सिरप है इतने ग्राम का जिसमें शुगर कितनी है, 34.2 ग्राम शुगर है। शुगर का फॉर्मूला दे रखा है। इज प्रेजेंट व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ शुगर सिरप। अब मोलालिटी का फॉर्मूला तो मुझे आता है सर, क्या आता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ, मोलालिटी है मोलारिटी नहीं है, ध्यान दें, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में लगाना पड़ेगा, केजी में लगाना पड़ेगा। ठीक, अब मोल्स की बात करें तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे हमने क्या कर लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट का मास कर लिया हमने। ठीक है, तो W यानी गिवन मास कितना है भाई, 34.2, सॉल्यूट ही तो है ये शुगर, अपॉन मोलर मास कितना होगा शुगर का, ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो 12 कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन का 12 होता है, 12 144, स्क्वायर याद किया होगा आपने 12 का। ठीक है, 22 हाइड्रोजन दे रखे हैं, 11 और 16 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इस तरीके से, 17 176, इसको इक्वेट करेंगे तो 4 6 10 2 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 7 2 9 10 4 14, 1 उधर की तरफ हो गया, 2 और 1 3, 342 आ गया, यानी 342 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है केजी में। ध्यान दें, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में। अब मुश्किल पता है क्या हुई है, मुश्किल ये हुई है कि सिरप टोटल इतना है जिसमें शुगर इतना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा। फिर यहाँ रफ वर्क कर रहा हूं मैं आपके लिए, आपको भी रफ वर्क कॉपी पे ही करना होगा, पीछे मत करिएगा। कई बार क्या होता है हम सही आंसर नहीं लिख पाते पर रफ वर्क ठीक किया होता है तो आधा 1 नंबर मिलने का चांस है। तो अपनी एग्जाम कॉपी के साइड में लाइन खींच के ऊपर रफ वर्क डालिए और वहीं पे करिए न्यूमेरिकल का रफ वर्क। तो मैंने क्या कहा आपसे कि ये पूरा दे रखा है मुझे 214.2 और इसमें से 34.2 ग्राम क्या है, शुगर है। तो इसको जब मैं सॉल्व कर रहा है तो सॉल्व करके मेरे पास 180 ग्राम आया। ध्यान देना किलोग्राम में लगाना था, तो 180 ग्राम अगर मेरे पास आ गया तो 1000 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। अब मैं इसको अरेंज अगर करूं तो ये अरेंज होगा इस तरीके से, ये ऐसे अरेंज हो गया। इससे आगे की बात आप जानते हो मैं क्या कहने वाला हूं बच्चे, मैं यहाँ केमिस्ट्री बता रहा हूं आपको कि डील कैसे करना है क्वेश्चन से। मुझे कैलकुलेशन सीखनी है तो कभी आइए फिर ऑफलाइन सेंटर, कैलकुलेशन पे बात हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसका कोई भी मतलब नहीं है। आगे हम चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें डील करने हैं यहाँ वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ये वाला तो सॉल्व कर लिया, सिर्फ मोलैलिटी निकालनी थी। आगे है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स, या एक्स लिख लो या वाई लिख लो। क्वेश्चन को जब भी पढ़े तो उसके बारे में इस तरीके से बना लें आप गिवन का। लिक्विड एक्स, प्योर लिक्विड एक्स और प्योर लिक्विड वाई 25 डिग्री सेल्सियस पर इनका जो वेपर प्रेशर है वो ये रहता है, यानी कि P0 मुझे क्या मिल गया 120, ये नॉट बताता है, मैं प्योर की बात कर रहा हूं, और P0 क्या मिल गया मुझको 160 mmHg। ठीक, अब बात करिए, इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। मोल इक्वल है तो हमने क्या सीखा है कि किसी एक का मोल प्लस दूसरे का मोल बराबर 1 होता है। आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो चीजों के मोल प्लस करके 1 के इक्वल आते हैं। अब यहां पर दो हैं एक्स और वाई, तो मैं कह सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो किसी एक के हिस्से में कितना आया, जब बराबर मोल लगाए हैं तो किसी एक का क्या आ गया 0.5, मोल कितने आ गए, हाफ। तो मैंने मान लिया कि एक्स ए जो है, एक्स ए का मोल का फ्रैक्शन, एक्स ए का नहीं, मोल फ्रैक्शन x से डिनोट कर रहे हैं और सब्सटेंस x है, ये 0.5 हो गया। ऐसे ही मैंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ y क्या हो गया 0.5, क्योंकि इक्वल मोल है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इक्वल मोल की बात कर रहा है। कैलकुलेट करना था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कितना आसान क्वेश्चन है भाई। रॉल्ट साहब हमसे कुछ कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है P0 एक कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्लस P0 ऑफ कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये बात आप समझिए, ये मोल फ्रैक्शन है और ये मैंने एक्स वाई बोले रखा है जो सॉल्यूशन की बात कर रहा है वो। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आप मेरी बात अगर समझ पाएं या मान पाएं। PT इक्वल्स टू P0 की वैल्यू डालिए, P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर हमें 120, गलती नहीं होगी जब मैं वैल्यू ऑलरेडी लिख करके रखूंगा 0.5 प्लस 160 मल्टीप्लाई 0.5, यहां से हटा के नीचे 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कट कर लेंगे और बिल्कुल सॉल्व जब इसे करेंगे तो 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 प्लस 16 5 जा कितना हो जाएगा 80, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 mmHg।
ये ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन थी। आप भरोसा रखें, बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा आसान कैलकुलेशन आएंगी, इजी कैलकुलेशन आएंगी, क्योंकि बच्चे केमिस्ट्री के पेपर में वो मैथ चेक नहीं कर रहा है आपकी, वो आपकी केमिस्ट्री चेक कर रहा है। मैथ चेक करने के लिए मैथ का पेपर होगा, मैं अक्सर इस बात को कहता आया हूं। ये क्वेश्चन हमने ऐसे डील कर लिया। और यहां देखिए सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है ये आया हुआ, आप भरोसा करेंगे इतना आसान क्वेश्चन? तो आप खामखा में परेशान है, बस वीडियो देख लीजिए, सारी जितनी प्लेलिस्ट की है एक दो बार देख लीजिए, मामला सेट है। A solution is prepared by dissolving 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट कितना मिला है मुझे? सॉल्यूट है 10 ग्राम, और वाटर जो है, वाटर ये 18 तो नहीं लग रहा, वाटर जो है मुझे, वाटर जो लिया है मैंने, यानी सॉल्वेंट कितना लिया है? 200 ग्राम, 200 ग्राम। इट हैज वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर कितना है? 31.84 mmHg एट 308 केल्विन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया मुझे? 31.84। ठीक, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। अब और सुनिए, कोई नाम यहां पे किसी का नहीं दिया इन्होंने, फिर ये कह दिया है कि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है इस टेम्परेचर पे? 32 mmHg होता है। अगर वेपर प्रेशर की बात कर रहा है तो फॉर्मूला मुझे पता है किस चीज का, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मैं पहले उस फॉर्मूले को लिखता हूं, फिर देखूंगा कि क्या क्या चीज की जरूरत पड़ रही है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट का क्या हो जाएगा यहाँ पे सर? मोल फ्रैक्शन हो जाता है। इस तरीके की बात हम डील करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जब हमें निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर सारी चीजें हमको पता है। क्या क्या चीजें पता है? जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने एक बात आपने और सीखी होगी, जैसे जब हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम क्या लिख लेते हैं? मोल्स ऊपर किसके लिख लें? सॉल्यूट के लिख लीजिए, और नीचे किसके लिख लो? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख लीजिए। नहीं सर, आप तो गलत बता रहे हैं, आप तो गलत बता रहे हैं सर। हैं, मैं गलत बता रहा हूँ? हाँ जी, जैसे हम एक्स ए लिखते थे तो ऊपर लिखते थे कि Na अपॉन Na प्लस NB। तो बेटा मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, आपको ये भी तो सिखाया गया था कि यहाँ पे Na को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यू होती है NB के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया Na अपॉन NB। ए मान लिया सॉल्यूट और बी मान लिया सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू पहले मोल किसके? सॉल्यूट के, और मोल के लिए वेट बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे मैं कैपिटल से डिनोट कर लेता हूं सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन मोलर मास। वैल्यू डालिए, P0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 माइनस 31.84, PS की वैल्यू मैंने पहले ही नोट कराई आपको, ये रखी है अपॉन 32। ठीक, अब देखें सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कोई, 10 ग्राम लिया मैंने तो 10 ग्राम तो इसका वेट हो गया, पर मोलर मास इसका मुझे नहीं पता, मैंने एक्स मान लिया। एक्स भी मत मानो, गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ कर देता है ये। अरे सब गड़बड़ हो गया लो। 10 बाय छोटा एम मान सकते हैं, मोलर मास निकालना है मुझे, ठीक है, या एक्स मान लीजिए, जो आप चाहें। फिलहाल ये रिक्त स्थान है, खाली जगह बची हुई है। अब बात करेंगे कि सॉल्वेंट क्या था मेरा? वाटर था। अब वाटर का गिवन मास है 200 ग्राम, दे रखा है कि नहीं? देखिए यहाँ पर। अब बच्चा कह रहा है सर मोलर मास नहीं दिया वाटर का। अबे गधे हो, है वाटर का मोलर मास देगा तुम्हें 12th में? भाई हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, निकाल लिया 18 ग्राम। तुरंत से पहले निकाल लो 18 ग्राम। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ रही है तो आप जानते हैं मैं आगे क्या कहने वाला हूं कि बच्चे मैं यहां पर सिर्फ केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा, मैथमेटिक्स नहीं करूंगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अरेंज करके, 10 बाय m इसको पलट देंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 18 और 200 किसके साथ आ जाएगा? m के। ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा मैं सिर्फ केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे अपना पेन कॉपी लेकर सॉल्व करके देख लें कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉर 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का सर जी मुझे बता रहे थे क्या? फॉर्मूला। भाई मुझसे न्यूमेरिकल हो या ना हो, सर ने मुझसे कहा था कि आप फॉर्मूला लिखना, पाई इक्वल्स टू CRT। इसको थोड़ा और खोलो, ये कंसंट्रेशन है C, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। और मोल कैसे निकलते हैं बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास।
तो ये पूरी बात ऐसे खुल गई। ठीक, ये फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। अब चीजें इकट्ठी करना शुरू करो। कैसे इकट्ठी करोगे? W बताइए कितना वैल्यू होगी W की। गिवन मास कितना है यूरिया का? तो कह रहे हैं सर 5% है। 5%, जब भी परसेंट की बात आएगी, मैंने आपसे क्या किया, क्या कहा था, सॉल्यूशन को 100 ग्राम मान लीजिए, तो यूरिया कितना मान लोगे फिर? 5 ग्राम। अरे भाई सॉल्यूशन का मास मैंने 100 ग्राम मान लिया, परसेंटेज का यही मतलब है। तो मेरे पास यूरिया का कितना हो जाएगा बच्चों? 5 ग्राम हो जाएगा। तो W की वैल्यू मिल गई ना 5 ग्राम। ठीक है सर जी, अब ये बताओ कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, यानी मोलर मास ऑफ यूरिया क्या आएगा? मोलर मास ऑफ यूरिया जो है आपको निकालना पड़ेगा। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2, यहां से निकालिए। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14 2 जा 28। हाइड्रोजन 4 है तो 4 हो गया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब इसको जब आप निकालेंगे तो 28 4 32, 32 2 34, 10 44 और 6 50 और 10 60। ये दे भी रखा था, लो फालतू में भला हो, फालतू कैलकुलेशन मार दिए भाई, दे रखा है। चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। 60 ग्राम मोलर मास दे रखा है। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे बोले मास्टर पता नहीं कहाँ खो गए, मास दे रखा है, फालतू कैलकुलेशन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है भाई। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। यहाँ देखिए अब आगे, तो 2 चीजें मिल गई, W भी M भी। वॉल्यूम बताओ कितना निकालोगे इसका? वॉल्यूम कितना लेना है हमने? वॉल्यूम कितना लेंगे? वॉल्यूम हम इसका 100 ml ले लेते हैं। वॉल्यूम कितना ले लेते हैं बच्चा? 100 ml ले लेते हैं। दे तो नहीं रखा है। 5% सॉल्यूशन यूरिया, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं दे रखा है। ठीक, अब बात करिए R की। R की वैल्यू आपको गिवन है 0.0821। ठीक, और बताइए क्या चाहिए आपको? टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। सारी बातें जब आप ऐसे इकट्ठी कर लोगे, R भी आ गया, T भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, है ना, मास भी आ गया, ये कैपिटल M की वैल्यू थी, और ये W की वैल्यू आ गई। जब पांचों वैल्यू आपको मिल गई तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। मुझे लगता है कि बात कुछ जरा जम रही है, समझ में आ रही है। आगे चलिए। विशा टुक 2 एक्वस सॉल्यूशन। कोई विशा जी हैं, उन्होंने 2 एक्वस सॉल्यूशन ले लिए हैं। कलर मुझे चेंज करना है। 2 एक्वस सॉल्यूशन लिए हैं। ऐसे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है, मेरी बात समझे। 2 सॉल्यूशन लिए हैं तो मैं यहां मान लूंगा सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2। आप मेरी बात पे भरोसा करें, इसलिए मैं ये भी लिख करके लाया हूं कि ये CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ठीक, तो एक सॉल्यूशन जो लिया है उसमें यूरिया लिया है 70, यूरिया कितना लिया है? 7.5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास इसका दे रखा है इन्होंने हमें 60 ग्राम पर मोल। एंड द अदर कंटेनिंग सब्सटेंस Z। यहां पे हमने कोई Z सब्सटेंस ले लिया है, Z पता नहीं है कौन सा है Z। इसके बारे में क्या कहा उन्होंने? कह रहे हैं कि इसका मास है 42.75 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये सॉल्यूशन बनाए गए दोनों। 100 ग्राम ऑफ वाटर सिर्फ इसके लिए नहीं था, दोनों के लिए था। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो गई W की। यूरिया का W कितना है? इतना। मास कितना है? कैपिटल M इतना। इसका W कितना है? इतना। और जो मास है बेटा वही तो पूछा जाएगा आपसे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। रेस्पेक्टिवली ये बात हो गई। इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ द सॉल्यूशन फ्रोज एट द सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ Z। मोलर मास ऑफ Z निकलवाया है। क्वेश्चन की जान जो बसी हुई है वो इस लाइन में बसी हुई है कि दोनों सॉल्यूशन का जो फ्रोजन पॉइंट है, यानी कि जम जाते हैं, वो फ्रीज हो जाते हैं सेम टेम्परेचर पे। इससे ये पता चला हमें कि यहां पर डेल्टा TF इक्वल कर देना है दोनों सॉल्यूशन का। बोलो भाई, डेल्टा TF दोनों सॉल्यूशन का इक्वल कर दो। एक सॉल्यूशन के डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? KF इंटू मोलैलिटी, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? KF इंटू मोलैलिटी। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। मोलैलिटी निकालने के लिए जो जो चीज की जरूरत है आपको मैंने दे रखी है, जैसे कि मास, मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास दे रखा है, यहां भी गिवन मास अपॉन मोलर मास दे रखा है। 100 ग्राम आप लगाएंगे वाटर, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, जो दोनों तरफ कट हो जाएगा। सर करके दिखा दो, समझ में नहीं आया? अच्छा चलो देखो, मैंने आपको ये लिखवाया यहां पर डेल्टा TF एक सॉल्यूशन का बराबर है डेल्टा TF दूसरे सॉल्यूशन का। KF इंटू मोलैलिटी, KF इंटू मोलैलिटी। अभी कट कर देंगे, देख ले जरा।
मोलैलिटी का मतलब हो गया कि गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि मुझे 100 ग्राम वाटर दे रखा है, KF इंटू W अपॉन मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई W अपॉन M अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि मुझे 100 ग्राम दे रखा है। तो मैंने क्या किया, यहां से KF कैंसिल किया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मास ऑफ सॉल्वेंट कैंसिल किया। अब चीज बची क्या है सर, वो भी देख लीजिए। W अपॉन M यहाँ दे रखा है, W अपॉन M यहाँ दे रखा है। पीछे चलते हैं, यूरिया के बारे में देखिए, W 7.5 है और M 60 है, 7.5 अपॉन 60। ठीक, यहां पर देखिए कितना दे रखा है, W 42.75 और M निकालना है 42.75, 42.75 और M निकालना है। फालतू में परेशान थे, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या आप? इस तरीके के जो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम फालतू में अपने मन में उसको टफ बना के घूम रहे होते हैं। ये बातें आपको समझनी होंगी। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप ये ना समझे कि पेपर बहुत ज़्यादा एकदम अफलातून आने वाला है जो आपको परेशान करेगा, बिल्कुल भी वो परेशान आपको नहीं करने वाला है। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे अच्छे से। आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास जो अब आ गया वो ये है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ग्लूकोज। W दे रखा है, फिर से गिवन मास 60 ग्राम ग्लूकोज का, मोलर मास यानी कैपिटल M दे रखा है 180 ग्राम है जी पर मोल, और 250 ग्राम ऑफ वाटर है, यानी ये क्या दे रखा है मुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपको WM कहते हुए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो भैया आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही सुन करके चलिए, मैं वही बोलने की कोशिश में हूं। 250 ग्राम दे रखा है, पर मुझे किलोग्राम में लगाना पड़ता है, तो 0.25 किलोग्राम हो गया। मैं अभी से करके ना चलूं। ये है KF की वैल्यू मुझे दे रखी है 1.86। निकलवाया क्या है, CBSE 2020 का क्वेश्चन है, निकलवाया क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मुझे एक फॉर्मूला आता है फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा TF KF इंटू M। डेल्टा TF की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या हो जाता है, डिप्रेशन हुआ है ना, कमी आई है ना, इसका मतलब TF नॉट। TF नॉट का मतलब क्या हुआ, प्योर फेज में, प्योर वाटर जब होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहा होगा, माइनस सॉल्यूशन फेज का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इक्वल्स टू KF की वैल्यू 1.86 दे रखी है, पहले ऐसे लिख लेते हैं। मोलैलिटी को क्या लिख सकते हैं, W अपॉन M अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में, kg में लगाना है। मेरे साथ यहां पर आ जाइए, बिल्कुल फाइनलाइज बात कर दूंगा मैं आपके पास, यहां पर बिल्कुल फाइनलाइज बात करूंगा। किस कलर से करूंगा, इस कलर से। क्या कह रहे हैं, डेल्टा TF। आपको नहीं पता पानी कितने टेम्परेचर पर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, पर मैं वैल्यू केल्विन में लगाऊंगा क्योंकि मुझे भी केल्विन में ही दे रखा है सब मामला। देखो केल्विन में दे रखा है, तो मैंने इसकी जगह पर क्या लगा लेना है भाई, मैंने इसकी जगह पर 273.15 लगा लेना है। बहुत ज्यादा एक्यूरेट अगर चाहिए तो 273.15 लगा लिया, माइनस TF लगा लिया जो मुझे निकालना था। ठीक, अब लगाएंगे इसकी KF की वैल्यू 1. यहां लिख लेता हूं मैं जगह की कमी की वजह से, इक्वल 1.86 इंटू W की वैल्यू बताइए कितनी है, 60 और M की 180। यहां वैल्यू पुट कर दें तो 60 अपॉन 180 मैंने पुट कर दिया, और अपॉन में क्या बात निकल के आएगी, मास ऑफ सॉल्वेंट जो दे रखा है 0.25। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो फिर ये समझने में देर नहीं लगेगी, ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। कैसे हो चुका, यहां लिख रहे हैं 273.15 माइनस TF इक्वल्स टू 1.86 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 0.25। इस कैलकुलेशन को अगर आप कर लेंगे तो आपके पास ये TF की वैल्यू केल्विन में निकल करके आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में है तो आप चेक कर लेना भाई, केल्विन में आंसर आया है, सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं, केल्विन में आंसर चाहिए हो तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस प्लस 273.15 वैल्यू लिख लेते हैं। ये बात हमें मालूम है। ठीक हो गया, बोले भाई इसको आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। आगे चल रहे, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, इजी क्वेश्चन, इजी। 5% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 10H2O, मॉलिक्यूलर वेट 322। आसान हो गया काम मेरा। आइसोटोनिक, पूरे क्वेश्चन की जान कहां पर है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बच्चे वो होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन
वो होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर सेम, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने का क्या मतलब हो गया कि भाई दो सॉल्यूशन है तो मैं मान सकता हूं π1 इक्वल्स टू π2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं C1 RT। अरे यही तो बात हुई थी हमारी, क्योंकि टेम्परेचर यहां पर फिक्स रहेगा, जो भी टेम्परेचर है टेम्परेचर को लेके कोई बात उन्होंने नहीं की, सिर्फ कंसंट्रेशन को लेके बात करेंगे। तो C2RT, और R तो होता ही कॉमन है, तो R भी कट गया, T भी कट गया, बचा क्या? C1 इक्वल्स टू C2। इसका फॉर्मूला है N1/V1 इक्वल्स टू N2/V2। अब इसको आगे पढ़ लीजिए, 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस X। एक X सब्सटेंस है और दूसरा सब्सटेंस आपके सामने ये दे रखा है। आपको मॉलिक्यूलर वेट बताना था X का, तो मॉलिक्यूलर वेट तक आइए तो सही। मॉलिक्यूलर वेट तक आएंगे तो W1/M1/V1 हो जाएगा, W2/M2/V2 हो जाएगा। वॉल्यूम की कोई बात नहीं है, मतलब ये क्या होगा, यहां पर वॉल्यूम भी इक्वल हो जाएगा, तो वॉल्यूम को V रख लेंगे। क्या रखें? W1/M1 मल्टीप्लाई V इक्वल्स टू W2/M2 मल्टीप्लाई V। ये देखिए, ये वाली वैल्यू मैंने अरेंज कर ली सर। यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। W1 की बात करिए, गिवन मास कितना है? परसेंट जब भी दे रखा होगा आप इसे किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्राम में। 2% दे रखा है तो 2 ग्राम में, तो यहां रख दीजिएगा 5 ग्राम और यहां रख दीजिएगा 2 ग्राम। मोलर मास की बात करें, इसका मोलर मास दे रखा है 322 और इसका हमें निकालना है। लो, इतनी आसान कैलकुलेशन है, फालतू में हम परेशान हो रहे थे कि न्यूमेरिकल है कैसे होगा, बताइए। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो भैया लाइक वाइक कर लो और काऊ गरीब के साथ शेयर कर लो। गरीब इन द सेंस जिसका अभी उसको लगता है कि भाई मेरा एग्जाम में अच्छा तैयारी नहीं हुआ है, मैं फेल हो सकता हूं या मेरे को और बेस्ट करने की ज़रूरत है, मैं पूरे लाना चाहता हूं, ऐसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें आप शेयर करेंगे तो भरोसा रखें लौट कर आपके पास अच्छी चीज़ आएगी, भले ही देर से आए, ठीक है। अब ऐसा मत कह देना सर मैंने पिछली वीडियो आपकी कहने पे शेयर कर दी थी, वो कह रहा था क्या बेहतर रहता है ये तू मुझे है। तो बेटे ये चीज़ें आप ना देखें, तुरंत का नहीं देखें, कभी ना कभी अगर आप ये अच्छी चीज़ें स्प्रेड करते हैं तो जो यूनिवर्स है वो आपके पास तक फिर अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आता है। मैं अगले क्वेश्चन पे आऊँगा, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे भाई ये क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया? थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तो आपको याद करना है। आइडियल सॉल्यूशन का आपको पता है डेल्टा वी मिक्स 0 हो जाता है, फिर डेल्टा एच मिक्स जो है वो 0 हो जाता है। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन दिखाते हैं रॉल्स लॉ से, आइडियल नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके की बात अपने नोट से तैयार करिए, मैं न्यूमेरिकल पे बात करूंगा। कह रहे हैं कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, यानी यूरिया कितना दे रखा है मुझे? 30 ग्राम, ठीक, ये W हो गया यूरिया का। अब बात करिए वाटर, वाटर कितना दे रखा है मुझे? 846 ग्राम। 846 ग्राम क्या है? बड़ा W, यानी कि मैं बड़ा W क्यों कह रहा हूं? वाटर का वेट ले लिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8। वेपर प्रेशर की बात आ गई है और प्योर वाटर की भी बात आ गई है। आज तुमने हमें अलग कर दिया खुद से, तो P0 माइनस PS/P0, और यहां पर क्या लिखते हैं हम? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई काम आसान हो चुका है। P0 उसने दे रखा है प्योर का 23.8 माइनस PS निकालना है, नीचे भी 23.8 आएगा। मोल फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, छोटा W अपॉन छोटा m अपॉन बड़ा W अपॉन बड़ा M। मतलब ऊपर दोनों बातें सॉल्यूट की लगाओ और नीचे किसकी लगाओ? सॉल्वेंट की लगाओ। मैं थोड़ा सा आपके लिए लगा के दे देता हूं, 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8 इक्वल्स टू, ठीक है। गिवन वेट बताइए 30, यूरिया का आप तो रट गया होगा क्वेश्चन करके, 60 होता है अपॉन गिवन मास वाटर का कितना है? 846, और इसका कितना होता है? मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 ग्राम, पीछे निकाला भी था हमने। इसको अरेंज कर लीजिए 30/60 और 60 के साथ 846 मल्टीप्लाई 100, 23.8 माइनस PS अपॉन 23.8। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकल आएगा। वी डू नॉट हैड दैट मच टाइम सो दैट वी कैलकुलेट द आंसर, वी विल ओनली डिस्कस ऑन द कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच आर रिक्वायर्ड और नेसेसरी। गेटिंग?
बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। और नहीं समझ में आया तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। आगे सुनिए अगला क्वेश्चन। कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसी क्वेश्चन पकड़ा भाई मैं भागने लगा। मैं क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूला लिखने को कही थी सर ने, डेल्टा टीबी केवी इंटू मोलैलिटी। आगे अब पढ़ूंगा क्वेश्चन। इन वाटर बाय डिसॉल्विंग 3 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ वाटर द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज दिस। यानी केवी की वैल्यू दे रखी है 0.52। अब एलिवेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन का जो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ गया होगा उसके प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। मतलब टीबी ज्यादा होगा टीवी नॉट के मुकाबले। नॉट लगाने का मतलब क्या है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। गुरुजी अच्छा लग रहा है मुझे, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। 0.52 इंटू मोलैलिटी निकालने का तरीका क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यूरिया के सॉल्यूट के निकालिए तो W अपॉन स्मॉल, और नीचे क्या लिखूंगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। आपको फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कोई मतलब ही नहीं था। क्यों टेंशन में आ गए? यहां पर कोई दे रखा है, प्योर वाले का दे रखा है कि नहीं? क्यों देगा? आपको नहीं पता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? पानी कितने टेम्परेचर पे उबल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन में लगाऊंगा तो 373 केल्विन। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इसकी मैं जानता हूं इक्वल्स टू 0.52 इंटू गिवन मास बताइए यूरिया का कितना है? 3 ग्राम। ये m नीचे आ जाएगा तो यूरिया का मोलर मास 60। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा? 100 ग्राम। 100 ग्राम दे रखा है। गुरुजी सब कुछ 100 में लगा लियो, बहुत मजे आ रहे हैं। ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो जरा, फौरन से पहले करो, नहीं तो सब क्वेश्चन का कचरा हो जाएगा। ये कैलकुलेशन अगर आप कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? सही आंसर मिल जाएगी। ठीक, मुझे लगता है आपको वीडियो थोड़ा सा बढ़िया लग रहा होगा। अब भैया लगता है, लाइव होते तो पूछ लेते कैसे लग रहा हो, अब हम क्या कह सकते जामे। आगे चलेंगे। ऑन डिसॉल्विंग 1.822 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड मोलर मास 155 इन 100 ग्राम बेंजीन। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक्स मान लो। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस। ओके, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ध्यान से सुनो, देखो चीखने की आवाज आएगी क्वेश्चन के। डेल्टा TF KF इंटू एम। इस बार उसने काम आसान कैसे कर दिया, उन्हें डिप्रेशन बता दिया कितना, यानी इस पूरे की वैल्यू बता दी 0.60। ठीक, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ये सेल्सियस में है। बेटा डिफरेंस जो होता है ना वो सेल्सियस और केल्विन में सेम ही रहता है। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप करके देख लो। 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, इसी को मैं केल्विन में सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, आंसर बता देना मुझे कितना आ रहा है। दोनों का आंसर 100 आ रहा होगा, ये बात मैं लिख के दावे के साथ कह रहा हूं। तो चेंज हमेशा चाहे सेल्सियस में लो या केल्विन में, बात एक है। KF की बात कर रहे हैं, उसने दे रखा है हमको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन ही तो निकालना है, यानी KF निकालना है। भाई ये मोच कर दी। मोलैलिटी की कैलकुलेशन करते हैं तो कोई हमें क्या दे रखा है, कोई सब्सटेंस दे रखा है। मोलैलिटी निकालने के लिए क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो उसके लिए गिवन वेट अपॉन मोलर मास जो कि 155 है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम। सब कुछ आपने ग्राम में डाला है गुरु। जब ग्राम में डालोगे तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां आ जाइए 0.60 KF मल्टीप्लाई 1.822, ये नीचे उतर आएगा 155 इंटू 100, और इधर क्या है? 1000। इस बात को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो KF की वैल्यू बड़ी आसानी से निकल आएगी। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही हैं कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे। आगे अगले क्वेश्चन पे चलने का समय हो चला है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिए अगर आपको जरूरत है, बाकी वीडियो तो आपके पास है ही, बार बार आप इसको देख सकते हैं। बच्चे डाउनलोड करके भी देख रहे थे, ऐसा बच्चों का मेरे पास आया था कि सर हम इसको डाउनलोड करके बार बार देख रहे हैं। आज सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन मतलब C6H12O6, मोलर मास 180 इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर गिवन है, यहाँ पर दोनों चीजें। अरे भैया क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। पता है कैसे? इसमें दोनों फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। पहले तो करो तुम इस वाले फॉर्मूले पे काम करिए आप बेटा। किस वाले पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू एम। ठीक, तो डेल्टा TB की बात करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट, ये भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी भाई। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू KB इंटू
मोलैलिटी की बात जब हम करते हैं तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास मुझे कहां से मिलेगा, सॉल्वेंट का मास ऐसे ही रहने देना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। और बताओ जब नहीं मिल रहा तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। ओके, यहां पर हमने क्या किया, हमको टीबी दे रखा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, ध्यान से देखो 100.20, ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में ही रखूंगा तो मुझे तो चेंज की जरूरत है, मेरी बात आप समझ रहे हैं, मुझे चेंज की जरूरत है, या चेंज कर लो इसको 100.20 को 273 ऐड कर लीजिए इसमें, तो आंसर आएगी ये 373.20। 373.20 ये किसका है, सॉल्यूशन का। प्योर वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 273 केल्विन। केवी की वैल्यू 0.52। गिवन मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। हम इसको W मान लेते हैं और गिवन मास इसका नीचे रख लेते हैं जो कि 180 दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट यहीं पर रख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हमने इसको खोला ही बेकार है, मोलैरिटी रखते हैं ना, दोनों तरफ मोलैलिटी आती है, मोलैलिटी लिख लो ऐसे करके, ठीक है। तो Kb आ गया 0.52, यहां से निकल आएगी मोलैलिटी। बच्चे यहां से क्या निकल के आएगी बोलो, मोलैलिटी निकल आई, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। एक सेकंड जरा देंगे मुझे। आगे देखेंगे भाई जरा आप, हाँ जी वो कुछ बात चल रही थी सर से तो सुन लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अगली बात उसने की है फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाता है, KF इंटू एम, ठीक। KF की वैल्यू 1.86 दे रखी है, M की वैल्यू कहाँ से आ रखी होगी, यहाँ से, ठीक। अब डेल्टा TF पे बात करो, डेल्टा TF पे वो कह रहा है, यही निकलवाया है मुझसे, डेल्टा T डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में, मतलब सॉल्यूशन का कम हो गया होगा, तो प्योर का ज्यादा रहा होगा, अब सॉल्यूशन का कम हो गया होगा। अब मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ज्यादा में से कम माइनस करते हैं। यहां देखिए सॉल्यूशन का बढ़ गया था ना, एलिवेशन हुआ था, तो सॉल्यूशन माइनस प्योर सॉल्वेंट। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है तो प्योर का ज्यादा रहा होगा, सॉल्यूशन का कम रहा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता कितना है केल्विन में, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में 273, तो मैंने प्योर का लगा लिया 273 और डेल्टा ये निकालना था मुझे TF और 1.86 इंटू एम। एम कहाँ से मिलेगा मुझे, इस वाली कैलकुलेशन से मिल गया एम। एम की वैल्यू डालिए यहाँ पर, उठा करके एम की वैल्यू सीधी सीधी डाल दीजिए और डेल्टा TF वो सॉरी खाली TF आपको निकालना है, कैलकुलेशन आप अब समझते हैं। तो इस तरीके का ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है जिसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन करूंगा, ये टिपिकल नहीं है, मॉडरेट है। आपकी सोच पे डिपेंड करेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे हम भी क्या कर रहे थे, हम वैल्यू डालने लग गए थे, पर मुझे ये देखना चाहिए कि मोलैलिटी का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। सब वैल्यू जब दे रखी है तो मोलैलिटी तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं ना, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी उसको उठा के यहाँ डाल देंगे। और एक बात और ध्यान देना, यहां मोलैलिटी की वैल्यू मत निकालते रहना, जो भी पूरा स्ट्रक्चर बन के आए मल्टीप्लाई में ये वो वैल्यू आ रखी हूं, सीधी उठा करके यहाँ डाल देना, ठीक है। फाइनली सॉल्व करेंगे, पहले से आप इसको सॉल्व करके अपना समय खराब नहीं करेंगे, समय बचाना होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इंग्लिश के पेपर में बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा तो केमिस्ट्री में फिर दिक्कत होगी। न्यूमेरिकल भी है, कंसेप्ट भी है, फैक्ट भी है, सारी चीजें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करो इसे, 273 को जोड़िए जरा, इसमें कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 300 केल्विन हो गया, खत्म। ये मिल गया हमको ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू लिखते चलो, पाई की वैल्यू 275 atm। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 300 केल्विन। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2, आई की वैल्यू दे रखी है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आई की वैल्यू आ गई, इसका मतलब आई लगेगा। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ध्यान से देख लेना एक बार, डेल्टा TB बराबर आई लगाने पे आई इंटू KB इंटू एम हो जाती है, डेल्टा TF बराबर आई इंटू KF इंटू एम हो जाती है,
पाई इक्वल्स टू आई इंटू सी आर टी हो जाती है, ठीक है, और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन इंटू आई हो जाती है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है ये किसका मोल फ्रैक्शन होता है? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। तो आई की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब फॉर्मूला जो बना सर, पाई इक्वल टू आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी लगा, ठीक है। पाई की वैल्यू दे रखी है हमको 0.75, आई की वैल्यू दे रखी है 2.47, कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, आर की वैल्यू कहीं ना कहीं दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो बच्चे जब भी हम एटीएम जैसी चीजें लगाते हैं या वॉल्यूम लगाते हैं तो आर की वैल्यू लगाते हैं 0.0821। टेम्परेचर मुझे दे रखा है 300, ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगी। अब यहां कह रहे हैं 2.47 मल्टीप्लाई W अपॉन कैपिटल M इंटू V इंटू 0.0821 इंटू 300। हाउ अमाउंट ऑफ CaCl2 कितना डिसॉल्व करा, गिवन मास मतलब W तो निकालना है, ठीक। CaCl2 का मोलर मास आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर। अब मजा आएगा क्वेश्चन में, मजा आएगा ना बिड़ू, अब मजा आएगा ना बिड़ू। इधर देखिए W निकालना है, MCaCl2 का कैलकुलेट करो, यहां पे अलग पेन से कैलकुलेट करते हैं, मजा आएगी फिर। कैल्शियम का होता है 40, ठीक है, और एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये 71 प्लस 40 हो गया, इसको इक्वेट कर लिया हमने, 111 आ जाएगा, है ना। सो 111 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दे रखा है 2.5 लीटर, मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू लिख दीजिए। ये कैलकुलेशन अगर आप कर सकते हैं तो भैया नंबर आपके हैं। आपको निकालना क्या है, यहां पे मैं मार्क करके बताऊंगा रेड कलर से, ये वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ दे रखा है। बोलो भाई, बाकी सब कुछ दे रखा है। तो इस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को पकड़ना है, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, न्यूमेरिकल के ऊपर चढ़ जाना है। बोले देखते हैं, आज देखते हैं कितना तुझ में दम, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए न्यूमेरिकल में है। वेरी गुड, ओए होए, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया भैया। इधर देखेंगे, इफ बेंजोइक एसिड जिसका मोलर मास दे रखा है, बेंजोइक एसिड ऐसा होता है, इससे पहले न्यूमेरिक उसकी वीडियो आई थी ऑर्गेनिक की, उसमें बताया था, एसोसिएटेड इन डायमर। डायमर का मतलब है उसके दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। और ये क्वेश्चन इतना नामुराद है, देखिए 2023 में आया है, लेकिन ये पहले भी कई बार आया है। बेंजोइक एसिड अक्सर ही डायमर बनाता है। जब आप अपनी स्टडी कर रहे थे, जब आप अपने टीचर से पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपको बताया होगा दो तरीके की बातें होती हैं, एक होता है डिसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन, है ना। अब डिग्री की बात करूं तो अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और अल्फा से क्या डिनोट होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन मैंने एक ही में लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला सर अलग अलग है। फॉर्मूला अलग है सर, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप, देखो जब डिसोसिएशन की बात कर रहे होते हैं हम, तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है, i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई, 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। ये फिर से गलत हो गई है, बड़ा कंफ्यूजन हो गया भाई इसमें। i माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये वाली बात ठीक है डिसोसिएशन में। एसोसिएशन में क्या होती है, एसोसिएशन में थोड़ा सा चेंज आ जाती है सर जी, थोड़ा सा चेंज आती है। क्या चेंज आती है बताओ, बताइए। i माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये चेंज आती है सर, ये चेंज एसोसिएशन में आ जाती है। इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें, क्यों पड़ेगी देखते जाइए। तो हमने सीखा कि बेंजोइक एसिड ने क्या कर लिया, डायमर बना लिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 100 ml बेंजीन इज 6.5, पाई की वैल्यू मिल गई 6.5। W यानी यूरिया का जो गिवन मास है, बेंजोइक एसिड का वो कितना है, 6.1 ग्राम हो गया। वॉल्यूम जो दे रखा है वो 100 ml दे रखा है, मुझे किस में लगाना है, लीटर में, तो 0.1 लीटर हो गया। टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। भाई अब मैं ये बात बार बार नहीं करूंगा कि 273 प्लस करो, ऐसे तो वीडियो फिर कल तक बनेगी। देन व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन, यानी अल्फा निकालना है आपको बेंजोइक एसिड का, ठीक है। बेंजोइक एसिड का अल्फा निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी आई की। आई की जरूरत पता है क्यों पड़ेगी, पहली बात तो नीचे वाला है, इस पे गलत हाथ चला गया, हट, एसोसिएशन हो रहा है। यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि डायमर बन रहा है, इसका मतलब n इक्वल्स टू 2 हो गई ये बात।
आई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला मुझे पता है, पाई इक्वल टू CRT नहीं, पाई इक्वल टू ICRT लगेगा। आई निकल आएगा वहां से, एन मुझे पता है तो अल्फा निकल आएगी, ठीक है। यानी कि अब मुझे फॉर्मूले की तरफ चलना चाहिए। सर जी फॉर्मूले की तरफ चलो आप, ठीक। पाई इक्वल टू ICRT। पाई 6.5 दे रखा है, आई की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल निकलते हैं इस तरीके से। आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821, पूरी लगा लेना है। टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, 300 केल्विन, ठीक। एक तो जगह नहीं बचती है हमारे साथ बोर्ड पे, बड़ा दिक्कत है ये। इसको थोड़ा सा हटा दें, बोले भाई इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, नहीं तो बात बनेगी नहीं। फिर सारी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई थी, आप वीडियो में पीछे जा करके नोट कर लेना, ठीक। यहाँ देखो 6.5 इक्वल्स टू आई इंटू गिवन मास कितना था 6.1 था। मोलर मास कितना होता है किसका, बेंजोइक एसिड का, ये दे रखा है 122, निकालना नहीं है। वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.1 लीटर, ml में दे रखा है, मैं लीटर में कर चुका था, मल्टीप्लाइड 0.08। यहां तक भी अगर आप रखेंगे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, 0.8 तक रख लीजिए, 2 प्लेस तक, उसके बाद 300। इस अगर बात को आप देख रहे हैं, इसमें एक ही चीज अननोन है, वो आई। अब क्या करना, आई को यहां से निकाल लेना। जब आप यहां से आई निकाल लोगे तो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1/(1/n-1) हो जाएगा। आई यहां डालिए, एन की वैल्यू कितना डालनी है 2, एन की वैल्यू 2 डालनी है, और आई की वैल्यू कहां से आएगी, आई की वैल्यू कहां से आएगी, इस वाले कैलकुलेशन से आएगी। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। अल्फा की वैल्यू है, कई बार क्या होगा कि आपको अगर न्यूमेरिकल बना दिया, वो सॉरी MCQ बना दिया, तो आपको क्या चाहिए होगी, परसेंटेज में पूछेगा। परसेंटेज के लिए क्या होता है, जो अल्फा निकल के आया उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी जाती है, 100 से उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बात किस में निकल आती है, परसेंटेज में निकल आती है। बोले भाई परसेंटेज में निकल आती है। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा है, अभी तो सॉल्यूशन से पार नहीं पाया गया भाई। When 19.5 ग्राम ऑफ FCH2COH, मोलर मास ये हो गया, डिजॉल्व ये हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहां पर एसोसिएशन ने डिसोसिएशन पूछा है, ठीक। यानी कि यहां पे भी मुझे आई निकालना पड़ेगा, उसके बाद अल्फा जाऊंगा, लेकिन आई कहां पे लग रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आई इंटू KF इंटू एम। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसने बंद दे रखा है, लगा दिया मैंने। आई की वैल्यू मुझे निकालनी है, KF मुझे दे रखा है 1.86। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप रट चुके हैं आप, यानी कि इसका गिवन मास 19.5 अपॉन मोलर मास यानी कि 78 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 500 ग्राम, जो कि ग्राम में नहीं लगाना है, इसको लगाना है किलोग्राम में 0.5। ग्राम में अगर लगाते तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते, सीधी सिंपल बात है। मेरी बात समझ रहे हैं, जैसे हम क्या कर दें, इसको ग्राम में लगा दें तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। यहां से क्या निकल आएगा, इस पूरी कैलकुलेशन में एक ही चीज अननोन है बच्चे, वो क्या है आई। जैसे ही आई निकल के आएगा अल्फा आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, क्योंकि डिसोसिएशन है, देखिए डिसोसिएशन है यहाँ पर। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला था, पिछली स्लाइड पे ही मैंने लिख दिया था, डिसोसिएशन का ये है और एसोसिएशन का नीचे वाला। तो यहां से आप ये फॉर्मूला लगाइए। अब बच्चे पूछ रहे हैं n क्या लगाऊं, भाई n लगाओगे 2, क्योंकि FCH2COOH जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, FCH2COO निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो एक चीज तो ये बनी यहां पर, एक तो आयन ये आया, दूसरा आयन ये आया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, यहां से n की वैल्यू हो गई 2। बोलिए सिंपल हुआ कि नहीं। हाँ सिंपल अगर हो गया है तो बताइए एकदम। वीडियो अगर मजा आ रहा है, लग रहा है कि कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें एकदम फटाक से। चैनल पे अगर नए हैं सर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर हिट करना, वरना सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी ना। तो जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बराबर में बेल आ जाएगी, उसको टिंग 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 कर देना। बस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। अ जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 m सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। ZnSO4 का 0.1 m सॉल्यूशन है। द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड इन द डाइल्यूशन एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होने वाला है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E Zn+2 से लेकर के Zn बराबर E0
Zn प्लस 2 Zn माइनस, अरे यार प्लस लगवा रहे हो, माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन mn पॉजिटिव होता था। mn पॉजिटिव की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, Zn का 2 पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन लग जाएगी। ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन यहां पर ये नहीं लगा सकते आप। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि 95% टूटा है। तो अब पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट होगी, 95% ऑफ 0.1, यहां से 0 उठा लिया, ठीक, नीचे कितने हो गए, 0.0095 हो गया, ऐसा ही तो है, 95% है ना, हाँ, ये वाली बात आ जाएगी, 95% ये वाली कंसंट्रेशन लगेगी। तो कैलकुलेशन क्या हुई भाई, मुझे ये निकालना था, ये मुझे निकालना था, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 0.76, वो भी माइनस का, सॉरी 0.76 माइनस 0.059, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए प्लस 2 से Zn बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने वाली है, log 1 अपॉन 0.0095 लगा दीजिए कंसंट्रेशन, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बोलिए भाई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये वाली बात अगर कैलकुलेट आप कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब बच्चा यहाँ ये परेशान हो सकता है कि सर ये वाली वैल्यू 1 अपॉन में कब तक सॉल्व करूंगा मैं इसे, बोलिए कब तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट उड़ा करके ऊपर से 4 जीरो बढ़ाइए, 95 से उसको क्रॉस करिए, तो आपको वैल्यू आसान मिलने लगेंगी। मैंने आपसे क्या कहा, मैं केमिस्ट्री डील कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स करेंगे तो वीडियो बहुत हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है, आप भी ऊब जाएंगे। कंसेप्ट समझते चलो, क्वेश्चन पकड़ते कैसे हैं। एक गैल्वेनिक सेल है, द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, फॉलोइंग सेल रिएक्शन के लिए गैल्वेनिक सेल है, Zn और Ag को ले लिया है, ई सेल प्लस का 1.56 वोल्ट है, इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू सिल्वर और सिल्वर टू जिंक। बताइए जिंक से सिल्वर को जा रहे हैं या सिल्वर से जिंक को तरफ जा रहे हैं। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि ईएमएफ तो बन रहा होगा, ईएमएफ बन रहा होगा तो रिएक्शन फीजिएबल हो गई, रिएक्शन फीजिएबल हो गई तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, जिंक से एजी की तरफ जा रहे हैं। उसने क्या कहा है, इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम जिंक टू एजी, बिल्कुल ठीक, ये वाली बात ठीक हो जाएगी, जिंक टू एजी जा रहे हैं। हाउ विल द कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 एंड Ag अफेक्टेड व्हेन द सेल फंक्शन, जब सेल काम करेगा तो Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाएगी, Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन, और Ag प्लस की कंसंट्रेशन घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी, सामने देखो ना, Ag क्या कर रहा है, लगातार रिड्यूस कर रहा है, और Zn लगातार क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और Ag की घटती जाएगी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बीच में आ गया पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेगी। आगे चलते हैं हम, ये वाला सुने जरा आप। इस क्वेश्चन में मेरे से कह रहे हैं कैलकुलेट ईएमएफ, ये इतना इंपॉर्टेंट वैरायटी है ना, कैलकुलेट ईएमएफ आएगा ही आएगा, नर्स इक्वेशन पे क्वेश्चन बनता है ये। पहले सुन लीजिए, ये एक रिएक्शन दे रखा है हमको, फॉर दिस सेल वैल्यूज फॉर Zn से ये वाली बात के लिए और CO2 पॉजिटिव के लिए ये रेस्पेक्टिवली दे रखी है। अब मैं पहले गिवन उठा लूं, बच्चे देखो गिवन उठाओ पहले, सबसे पहले एक तो दे रखा है E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn, यहां पे ये मिसिंग है CO इसके साथ, तो इसकी वैल्यू है माइनस ये वाली। उसके बाद दे रखा है E0 CO यानी कोबाल्ट 2 पॉजिटिव से कोबाल्ट, जो दे रखी है प्लस का 0.28, ठीक है, अगर ये रिडक्शन पोटेंशियली दे रखा है तो। अब मुझे क्या करना है, मेरे को लगानी है फॉर्मूला, मेरे को फॉर्मूला लगाने मांगती है, मैं फॉर्मूला लगाएगी, नर्स इक्वेशन लगाएगा, मैं नर्स इक्वेशन लगाएगा। नर्स इक्वेशन कहता है ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लोग। भाई मैंने ऐसे याद किया और करवाया है कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसकी कंसंट्रेशन ऊपर और जिसका रिडक्शन हुआ उसकी कंसंट्रेशन नीचे। आप भी ऐसे याद करना, नहीं तो जिंगी पोंगी हो जाएगा आपके साथ, हाँ चिंगी पोंगी जिसे कहते हैं। आगे चलिए जरा, आप क्या करना है हमें, ई सेल की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। E0 सेल कैसे निकलेगा, E0 सेल इन दोनों को यूज करके निकलेगा। अब E0 सेल मेरे से क्या कहता है, E0 सेल कहता है E कैथोड माइनस E0 एनोड। इस कंसेप्ट को ध्यान से सुन लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैथोड किसे बनाना और एनोड किसे बनाना, इसका फैसला करती है इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू।
सबसे पहले अपने क्वेश्चन में क्या चेक करोगे, ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ +2 से 0 हो रही है, यहाँ भी +2 से 0 हो रही है, ये सबसे पहले चेक करना, वरना क्वेश्चन गलत होगा, बच नहीं सकता। अगर ये रिडक्शन पोटेंशियल है तब तो ठीक है, और नहीं है तो बनाओ। बनाएं कैसे सर? अगर मान लीजिए यहां पर लिखा होता CO से Cu2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, तो वो क्या होता? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैं उस वैल्यू को पलट देता और यहां पे साइन पलट देता। अगर ये प्लस है तो माइनस कर देता, माइनस है तो प्लस कर देता। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे पहले बनाना है, बाकी तो न्यूमेरिकल बाद में ऐसी तैसी हो जाएगी। नहीं तो रिडक्शन पोटेंशियल बना लिया आपने, यहां पर दे रखा था, किस्मत की बात थी। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मुझे बताओ प्लस का 0.28 ज्यादा है या फिर माइनस का 0.76 ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसे कैथोड बना लेते हैं। कहने का मतलब यहां हम रखेंगे E0 CO2 पॉजिटिव से CO, और यहां रखेंगे E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn। यही दे रखे हैं ना? हाँ। अब वैल्यू उठा के रख दो भाई, इसकी वैल्यू डालो। प्लस का 0.28 हो गया, माइनस ये हो गया माइनस का 0.76, और क्योंकि ये माइनस की वैल्यू थी ऐसे लगा लीजिए, प्लस हो जाएगा 0.28 प्लस 0.76। कैलकुलेशन जब करेंगे 8 4 14 होते हैं और 2 9 10 हो जाते हैं, 1.04 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आ गया E0 सेल। 3 नंबर से नीचे क्वेश्चन नहीं है, यहीं पर अटक गए। E0 सेल निकालने में टाइम लगा है। 1.04 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई सही है कि नहीं है, मुझे लगता है सही होगी। -0.059 अपॉन n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें ध्यान से, अगर Zn+2 बन रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर CO2 पॉजिटिव CO बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। लॉग ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Zn का। यहां देखें Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुई। तो ऊपर रखेंगे Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और नीचे रखेंगे CO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। ये पूरा मिट जाएगा। Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन CO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन बताते हैं। मुझे अगला पेज लेना पड़ेगा, तब मैं अपनी बात इस पे कह पाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो मैं अगला पेज लेकर के आपको बात बता रहा हूं, ध्यान से देखें। E सेल 1.04, E सेल 1.04 माइनस 0.059, n की जगह 2 लगा लिया था, लॉग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन अपॉन CO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। CO में क्यों छूट जा रहा है बार बार? ठीक है, अब E सेल निकालना था मेरे को 0.4, बात खत्म होने वाली है बस इस तरीके से। लॉग कंसंट्रेशन जरा ध्यान से देख करके रखनी है, Zn की और CO की। पीछे आ जाओ। और सर जी कीवे ध्यान करांगे, दोनों की 1 मोलर दे रखी है भाई, काम आसान हो गया, फटाफट 1 रख दीजिए। log 1 की वैल्यू आप जानते हैं, छिंगी पोंगी हो जाती है। तो E सेल जो है वो क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट आप मार देंगे, 1.04 माइनस 0.059 अपॉन 2, और log 1 की वैल्यू आप लगा देंगे, जो कि कितनी है? log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। log 10 की वैल्यू 1, log 1 की 0, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और यहां पर E सेल भी कितना आ जाएगा? E0 सेल के बराबर आ जाएगा। पता है ऐसा क्यों हुआ है? पता है कैसा क्यों हुआ है? ध्यान से सुनना कंसेप्ट। E0 सेल का मतलब क्या था? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जब दोनों की कंसंट्रेशन 1 मोलर दे रखी हो। तो भैया तुम E सेल क्या निकाल रहे थे? तुम E0 सेल ही तो निकाल रहे थे बार बार। अब अगर हमने ये बात पहले देख ली होती तो हम क्या लिखते? एक लाइन लिख के खत्म कर देते, सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द आयन इज 1 मोलर, E0 सेल विल बी इक्वल टू दी E सेल। जल्दबाजी में हमने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया और इतना समय अपना खराब कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं वीडियो में, ताकि आप ये सीखो, ये समझो कि भाई हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, क्या देख करके चलना है। अगर ब्रेन खुला हुआ नहीं है तो समय खराब हो जाएगा इसी तरीके से। फिलहाल ये आपकी बात थी, मैं आगे चल रहा हूं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। अ सेल इज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर और सिल्वर के बीच में थी ये सेल, इतनी बुरी हालत में, भैया इसको लिख ले रहे हैं दोबारा। Cu2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन कुछ नहीं दे रखी इसकी, Ag पॉजिटिव Ag, ठीक है मैंने लिख लिया। 2 हाफ सेल आर वर्किंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन अभी बताई थी आपको 1 मोलर, और ये भी 1 मोलर। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल।
अगर ई सेल ये दे रखा है और ई नॉट सेल इसका ये दे रखा है, तो हम क्या लिख दें, ई सेल किसके बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में, ई नॉट सेल के। और ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड किसको बनाते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। पहले चेक करते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं, यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रिंटिंग में ना दिक्कत आई है। ये दे रखा है सी यू, ये तो खैर ठीक ही दे रखा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यहां से देखो, ई नॉट सी यू 2 पॉजिटिव से सी यू बनाने की बात जब कही तो कह रहे हैं प्लस का 0.34 वोल्ट। और ऐसे ही ई नॉट सेल की बात कर रहे हैं, ए जी पॉजिटिव से ए जी बनाया है, ए जी पॉजिटिव से ए जी बनाया, तो वैल्यू क्या लिखी है, प्लस का 0.80 वोल्ट। मुझे बताइए क्या ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, हाँ, प्लस से जीरो रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या बनेगा, कैथोड, मैंने आपसे कहा था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैथोड बना के डायरेक्ट में वैल्यू डाल रहा हूं, माइनस ऊपर वाले की वैल्यू थी 0.34, यहां से गया तो 6 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 0.46 की अगर मैं बात करूं वोल्ट, दिस इज इक्वल टू ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट, अरे नहीं भैया ये ई नॉट और ई सेल। तो स्टैंडर्ड अगर कंडीशन है तो हम दोबारा से बाल बाल बचे, अगर हमने स्टैंडर्ड पढ़ करके ध्यान नहीं दिया होता तो हम फिर क्या कर रहे होते, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते पूरे को लेकर के, बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे हमें अपनी नजर बनाए रखनी है, ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कैसे अप्रोच करते हैं ये बात आप थोड़ा ध्यान देंगे। आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल इज। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, फौरन से पहले समय मत दिया करो, क्वेश्चन को बिल्कुल समय मत दो, नहीं तो सिर पे चढ़ जाएगा। 1.1 वोल्ट दे रखा है ई नॉट का। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ओए होए मैकी नया फॉर्मूला। स्टैंडर्ड का मतलब है नॉट लगेगा, गिब्स फ्री डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये फार्मूला आपने लिख दिया तो समझ लो आधा या 1 नंबर आपका पक्का हो गया। अब आगे काम करेंगे, डेल्टा जी नॉट निकालना था, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करे, जिसको किसने ले लिया, कॉपर ने, और कॉपर बन गया ये Cu2 पॉजिटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 2। एक फराडे की वैल्यू होती है 96,500, हम अप्रॉक्स करके मानते हैं, वैसे होती तो 400 कुछ है, 476 या 86 समथिंग। ई नॉट सेल की बात अगर करते हैं, क्योंकि उसने दे रखा है ना 1 फैराडे, ई नॉट सेल हमको पता है 1.1। इससे आसान क्वेश्चन इस धरती पे नहीं बना है, क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा यहाँ हटा करके 10 तो 1 0 इससे कट जाएगा, और अगर मैं देखूंगा तो 11 0 11 पंजे 5 55 11 छंग 66 और 5 जो है वो हो गया 71 और 7 चला गया 11 90 99 99 और 7 106 मल्टीप्लाई 2। देख लेना भैया कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, मैं कह रहा हूँ। 0 0 1 बन गया, 2 कम 2 और 1 3 चला गया, 6 दूनी 12 2 इधर चला गया, 2 कम 2 हो गया, ये निकल करके आ गई बात। ये बात निकल के आई है माइनस में डेल्टा जी नॉट, और इसकी वैल्यू जो है वो जूल में है भैया, इसे किलो जूल में लिखोगे तो पीछे को सरका लेना, यानी डेल्टा जी नॉट बराबर 212.3 किलो जूल। ये किलो जूल में लिखेंगे तो 3 प्लेस ऐड हो जाएगा ना, 3 प्लेस जो है पॉइंट आगे मूव कर जाएगा। जूल में लिखना तो यहीं तक लिखो। ये मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही है, इसका आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू देन प्लीज पुट या थम करिए, उसको लाइक करिए बिल्कुल। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन द कंटेक्ट विद अ सॉल्यूशन, pH 10 दे रखा है। ओके, पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, आसान है। कैसे आसान है मालूम है, ई सेल निकालो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल, नर्स इक्वेशन लगेगी माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन की बात चल रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ई सेल आपको निकालना है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है शी, इसका ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस 0.59, एन कितना आएगा 2 आएगा, एन क्यों आएगा ये भी देख लो, क्यों आएगा, क्योंकि 2 H पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी ना हाइड्रोजन गैस निकाल के देंगे तुमको, ठीक है। अब बात जो फंसेगी ना आके वो ये फंसेगी कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कहां से लाऊं। इसका सीधा फॉर्मूला याद करें, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जब भी पूछी गई हो तो 10 की पावर माइनस pH। ये मत पूछना कहां से आया है, ये मत पूछना, क्लास 11 से आया है। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन।
एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में एंटीलॉग तुम लगा लोगे, निकाल लोगे? नहीं निकाल सकते। सीधी बात याद करो, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस पीएच, पीएच आपको 10 दे रखा है, 10 की पावर माइनस 10 लगाओ, यहाँ पे बात खत्म। वो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 10 हो जाएगा, 10 आगे उतर के आएगा। अरे भैया सब करवा के मानोगे हमसे? नहीं 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 नहीं, सब करवा के मानोगे? हाँ, ई सेल बराबर, ये बात तो खत्म हो गई ना, माइनस का 0.59/2 हो गया। यहाँ पे जो बात आई ऊपर लिख करके, जो 10 की पावर 10 आ गई है, ठीक। अब करेंगे माइनस का 0.059/2 और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 को आगे ले आइए और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है सर जी, 1 होती है। तो 10 मल्टीप्लाई 1 हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है? 0.059/2 माइनस का वो भी। अब इसकी भी कैलकुलेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भैया रहने दीजिए, हम शायद आपकी मदद करने के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक। आगे चलते हैं, अगली बात पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि मुझे क्या दे रखा है? आर दे रखा है। आर की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने? 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। सुनते चलना, चुरा रहे हैं हम बातें। डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है तो डायमीटर की जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी, रेडियस की पड़ेगी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या रहा? लेंथ की जरूरत पड़ने वाली है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर। और तो कुछ नहीं है, कंडक्टिविटी निकालनी है। आप मुझे ये बताओ, क्या आप जानते हो कि कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी अपोजिट होती हैं? कंडक्टिविटी 1 रजिस्टिविटी हो जाती है। ये बात आपको अगर नहीं पता है तो आज सीख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। कंडक्टिविटी मुझे निकालनी थी 1 रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं जानता हूं कैसे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आपने ऐसे पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये सब कुछ उड़ते उड़ते नजर आ रहे हैं, ये एल है, ये रो है, तो ये क्या था भाई? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से हमने क्या करा, इस वाली वैल्यू को उठाई, ये वाला हमारे काम का ये नहीं है, इसी से आया है वैसे ये वाला। तो रजिस्टिविटी अगर ये है तो इसको आर ए अपॉन एल लिख सकता हूं, मतलब आर ए नीचे और एल ऊपर। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर से। इससे क्या कैलकुलेट हो जाएगी? कंडक्टिविटी निकल आएगी। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है। नहीं आई है, थोड़ी सी मदद मैं आपकी और कर सकता हूं, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि मदद करने से आपके मदद मिलने के आसार बढ़ जाते हैं और वो परवरदिगार, वो ऊपर वाला खुश होता है। तो कोई बच्चा अगर इस समय फेल होने से बच गया हमारी मेहनत से, तो हमको लगेगा कि भाई बहुत बढ़िया कर दिए हैं। एल की वैल्यू डालिए, 50 दे रखी है क्वेश्चन में, आपको बोलिए हाँ या ना, ये दे रखी है 50। आर की वैल्यू डालिए, ये दे रखी है 5.55 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर कह रहे हैं। पाई की वैल्यू कितनी पड़ जाएगी? 22/7, 22/7, ठीक। 7 पलट के ऊपर जाएगा, अब उधर दिखाई नहीं देगा तो मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं। आर स्क्वायर मैंने इसलिए रेडियस तैयार करवाया था आपसे, ये है 0.5 का स्क्वायर। जल्दबाजी ना करें, इसको ऐसे लिख लें 2 बार, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहां से ये हटाते रहो, ऊपर 0 लगाते रहो, फिर यहां से हटाओ, फिर 2 0 और लगाओ, और ये कैलकुलेशन जब आप करके निपटोगे तो कंडक्टिविटी आपके पास होगी। बोलिए भाई, मुझे लगता है वीडियो आपको ठीक ठाक तो लग ही रहा होगा। आगे चलते हैं। बहुत हम आपसे बात कर सकते हैं इस वीडियो में, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 27 को एग्जाम है, वीडियो ऑलरेडी 25 में अपलोड होगा, मुझे उम्मीद है कि आज ही अपलोड हो जाए ये, तो समय नहीं है। कभी और किसी लेक्चर में मिलेंगे, ज़रूर आपसे बात करेंगे सबसे। हाँ जी, बहुत जल्द आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाले हैं, जेई को लेकर के, नीट को लेकर के। तो आपका रेस्पॉन्स जो है हमें जल्दी आने के लिए मजबूर करेगा, तो अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दिखाएं, अपनी अटेंडेंस मार्क करें लाइक करके। जितना लाइक है हम मानेंगे कि अटेंडेंस आ गया। द रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना जिंगी पोंग। रेजिस्टेंस 1200, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है भाई? 1200। एंड ये दे रखी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किससे डिनोट हो गई हमारी? ऐसे बना लो, कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1.5 इंटू 10 की पावर -4। उसके अलावा बताइए, टेम्परेचर का कोई लेना देना है नहीं। मोलारिटी दे रखी है, यानी कंसंट्रेशन दे रखी है मोलारिटी की फॉर्म में, ये दे रखी है।
कह रहे हैं कैलकुलेट सेल कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी। पहले तो सेल कांस्टेंट पकड़ो क्या होता है। सेल कांस्टेंट होता है जी एब्स्ट्रिक्ट से डिनोट होता है, इसको कहते हैं एल अपॉन ए। सेल कांस्टेंट है ये सीधा सीधा फॉर्मूला है सेल कांस्टेंट का, एल अपॉन ए। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए एल क्या लेंथ दे रखी है, अब फंसे, एल नहीं, लेंथ भी नहीं दे रखी, ए भी नहीं दे रखी, तो मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैं आपको बताऊं, रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। ठीक, अगर मैं लिखना चाहूं आर का फॉर्मूला तो रो एल अपॉन ए। क्वेश्चन अच्छा है, अब मजा आएगा क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया, रो हो गया, और एल अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं आप, जी एब्स्ट्रिक्ट, यानी सेल कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? ठीक है, तो यहां से हम क्या करें, रजिस्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। रजिस्टिविटी पता नहीं है पर कंडक्टिविटी पता है, तो मैं लिख सकता हूं रजिस्टिविटी क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कंडक्टिविटी, मतलब जी एब्स्ट्रिक्ट अपॉन कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और जी एब्स्ट्रिक्ट रोक लीजिए, तो जी एब्स्ट्रिक्ट यानी सेल कांस्टेंट बराबर आर इंटू कंडक्टिविटी। ये यहां पर निकल आया, आर की वैल्यू आपको पता है 1200, और कंडक्टिविटी आपको पता है कितनी दे रखी है, 1.5 इंटू 10 की पावर -4। ये भाई जबरदस्त क्वेश्चन निकल आया, मजाक मजाक में इस पे स्टार डाल दो, इस पे स्टार डाल दो, इसको ठीक कर लो दोबारा से। तो ये यहाँ पे सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपकी निकल आएगी। अगला है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की फॉर्मूला आप जानती हैं, आप सभी लोग जानती हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी है K इंटू 1000 अपॉन M। ये दे रखी है कंडक्टिविटी, यानी कि मैंने सिग्मा से डिनोट किया पर K से भी डिनोट होता है, K स्टैंड फॉर कप्पा। तो कप्पा की वैल्यू डालेंगे, 1000 की वैल्यू डालेंगे, M की वैल्यू ये डालेंगे। आपके पास आंसर है, सर जी वैल्यू डाल दो, हाँ हमसे डलवाओ सारी वैल्यू। अरे बहुत परेशान लोग हो वे। K की वैल्यू उठाइए यहाँ से 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन M की वैल्यू डालनी थी ये 0.001, तो 0.001 वैल्यू डाल ली। ये क्या हो गया बोलिए भाई, मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास आ गई है। इज इट क्लियर? इतनी बात आपको समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है वीडियो हमारा ठीक चल रहा है, मैं देख लूँ एक बार। हाँ, बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक। आगे चले क्या, आगे चले, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जरूरत के हिसाब से। द कंडक्टिविटी ऑफ इतना एसिटिक एसिड इज दिस। कंडक्टिविटी का मतलब हो गया, कप्पा मैंने डिनोट कर लिया, सिग्मा से भी डिनोट होता है 7 - 5। मोलारिटी दे रखी है इसकी 0.001 M। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब अल्फा निकालना है। इफ लैम्डा नॉट दे रखी है, लैम्डा M ये कितनी दे रखी है, 390। CBSE 2022 टर्म 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अल्फा का एक फॉर्मूला आपको अगर याद है तब तो बात बन गई, नहीं तो बात गई बिगड़। अल्फा का फॉर्मूला होता था मोलर कंडक्टिविटी एट अ गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसे कहते हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू, ये वाली आपको निकालनी है, ये वाली तो गिवन है ही, ये दे रखी है, तो मैं साइड में निकाल रहा हूं। किसी कंसंट्रेशन पर निकालने के लिए अभी फॉर्मूला बताया था K इंटू 1000 अपॉन M, हाँ या ना? K की वैल्यू दे रखी है 7.8। समझदार लोग मुझे बात समझ रहे हैं, बाकी तो दिमाग खराब हो ही रहा सबका। यहां पे देखेंगे जरा, कहां निकल आते हो बीच बीच में बार बार। फिर 1000 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, अपॉन हमने क्या किया, विजिबल हो इसलिए कलर चेंज करना पड़ रहा है। अपॉन में मोलारिटी, यानी कि ये वाली बात आ गई 0.001। भैया इसको कैलकुलेट करना, आप सबसे पहले यहां से निकल आएगा लैम्डा, ये इसकी वैल्यू यहां ऊपर डाल देनी है, और नीचे किसकी पड़ेगी, लैम्डा M0 की वैल्यू पड़ जाएगी जो कि दे रखी है। अल्फा का कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन कितनी भी घूम करके आ जाए, हर एक चीज आपको बस अपने कंसेप्ट पे रहना है। ये फॉर्मूले ही लगाए जा रहा हूं मैं, और कुछ तो कर नहीं रहा हूं। फॉर्मूला आपको आता है और आप डरते नहीं है क्वेश्चन से। न्यूमेरिकल से डरना सबसे बुरी बात है, जो डर गया वो मर गया, कहावत भी है, आपने सुना होगा शायद इसको। सो डरना नहीं है, इसके ऊपर सवार हो जाइए न्यूमेरिकल के, कि भाई तुझ में कितना दम, ये मैं देख लेता हूं जरा कि कितना है तुझ में दम। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आगे भी हमारे पास इसी तरीके से।
अभी क्या होगा, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग है, वहाँ जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो, मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पिंग लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर ये वीडियो जो है आप इसका जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हमारे लिए ले आइए प्लीज़। अगर वहाँ पर कमेंट आते हैं तो फिर मैं इसका बचा हुआ हिस्सा बनाऊँगा, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 26 जो है हमारे पास बची हुई है खाली। तो अगर आपको लगता है कि आपको और ऐसे इस वीडियो के आगे का पार्ट चाहिए जो बाकी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तब मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा। अभी मुझे एक मीटिंग में जाना पड़ रहा है, उस वजह से आई एम रियली सॉरी, और अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।